नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, बहुत ही दिनों से आप सभी बोल रहे थे प्रैक्टिस सेट लाइए, प्रैक्टिस सेट लाइए। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट आ गया है साथियों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रैक्टिस सेट है जो कि रुकमनी प्लेटफॉर्म का है साथियों। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 से 5 के सभी जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है। तो याद रखिएगा साथियों, इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट है। और याद रखेंगे जो आपका सिलेबस में दिया गया है, जो आपका पैटर्न है साथियों सुपर टेट का, 150 क्वेश्चन होंगे इसमें। और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे साथियों, जिसमें 50 आपका मैथ और रीजनिंग होगा। और साथियों 100 जो होगा वो आपका सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छे ढंग से सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे हम। इसका पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हम डेली एक एक प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे लगवाएंगे। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक सेट को लगाइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भरते चलिएगा। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें आपको बता दिए हैं कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर साथियों आपका 15 तक 50 तक जो है यह आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन का अध्ययन करेंगे, उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का सॉल्व करेंगे। तो बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है साथियों कि सार्थक क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। सबसे पहले क्लर्क आएंगे, उसके बाद आपका कलेक्टर आएंगे साथियों, फिर आपका कौन आएंगे, तो याद रखेंगे आपका मुख्य सचिव आएंगे, और उसके बाद साथियों आपका गवर्नर, फिर राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, इस क्रम में आपको पूछा जा रहा है। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कहता है दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय जानवर की पहचान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, वृक्षीय जानवर की पहचान करने बोल रहा है। और वृक्षीय जानवर इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपका बंदर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, ठीक है, वृक्षीय जानवर कौन हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कह रहा साथियों, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्सेसियन के कारण क्या होता है साथियों, तो मिर्च का जो स्वाद होता है वह तीखा होता है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम से आपको सारा का सारा प्रैक्टिस सेट ये करवाने वाले हैं। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, और जो साथी सुपर टेट के क्वालिफाई करना चाहते हैं आप लोग उनको अधिक से अधिक इस यूट्यूब फैमिली में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ताकि साथियों आपके लिए और भी बेहतर बेहतर चीज़ आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ, आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ लेकर हम आते रहें। तो साथियों 53 नंबर बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नट पर चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन के जो गति के नियम है इसका पालन करता है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप याद रखेंगे कि साथियों नट पर चलने वाला जो व्यक्ति है ये भौतिक के क्या है, तो न्यूटन के गति के नियमों का पालन करता है। इस बात को याद रखेंगे। और ज़मीन पर चलना, पानी में नाव पर चलना, रॉकेट का उड़ना, यह सभी जो है यह गति के तृतीय नियम है। ठीक है, किसके नियम है, तो साथियों न्यूटन के तृतीय नियम है। न्यूटन ने कितना नियम दिया था, तो 3 नियम दिए थे साथियों। इस बात को आप सभी को पता होना चाहिए। बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका स्थलीय समीर। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थलीय समीर हो जाएगा, याद रखेंगे। बात की जाए अगर इसके बारे में, तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा कि ऐसी रात्रिकालीन अपतटीय पवन जो स्थल से जल की ओर चलती है इसे स्थलीय समीर कहलाती है। ठीक है, तो यह बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए जानते हैं आगे का प्रश्न को। तो कहता है ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों
याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो अल्बर्ट साबिन ने किया था। इस बात को आप सभी याद रखेंगे साथियों कि ओरल पोलियो वैक्सीन का जो आविष्कार है यह अल्बर्ट साबिन ने किया था। और पोलियो वायरस जो साथियों है यह क्या है, तो जनित रोग है। ठीक है, यह भी आप लोग लिखते चलिएगा कि पोलियो वायरस जो है आपसे पूछ देगा यह किस प्रकार का रोग है, तो जनित रोग है। ठीक है, अर्थात जन्म से आधार पर भी यह रोग देखने को मिलते हैं। चलिए अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है साथियों कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं किसमें, तो याद रखेंगे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए में और बी में। ठीक है, बढ़ते तने के अग्रभाग पर साथियों और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर क्या होते हैं, तो अधिकतर पादप नियंत्रण होते हैं। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए साथियों, क्लास कैसा लग रहा है, क्या आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा ताकि हम अपने तरीका में बदलाव को कर सके साथियों। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो कहता है गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह गति का कौन सा नियम है यह पूछा जा रहा है। याद रखेंगे यह साथियों न्यूटन का गति का यह तीसरा नियम है। ठीक है, न्यूटन का गति का यह कौन सा नियम है, तो तीसरा नियम है साथियों, याद रखेंगे इस बात को। दूसरा जो है अगर याद रखिएगा, अगर आपसे और भी कुछ पूछा जाए इसके बारे में तो यह भी याद रखेंगे साथियों यहाँ पे कि न्यूटन का जो ये तृतीय नियम है यह साथियों प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया देता है। मतलब मानकर चलिए कि हम किसी बॉल को जितना स्पीड में फेंकते हैं साथियों वह वापस टकराकर उतना ही गति में हमारे पास आता है। इस चीज़ को आप कभी बॉल को फेंक कर दीवार पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को समझते चलना है तो आराम से अपना सुपर टेट क्लियर हो जाएगा। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है डैश के कारण सखरा की बीमारी होती है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या, तो याद रखिएगा वायरस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायरस के कारण साथियों क्या होता है, तो खसरा का बीमारी होता है। सॉरी साथियों यहाँ पे थोड़ा सा हम सखरा बोल दिए थे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, क्या होता है, खसरा होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा हिंदी मेरा भी कमज़ोर है तो कहीं कहीं गलती कर देंगे तो आप लोग उसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर आगे, तो ध्यान दीजिएगा साथियों इस वायरस के बारे में अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और खसरा एक क्या है साथियों, तो मोरबिलिंग वायरस से होता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि खसरा जो वायरस है यह किस कारण से होता है, तो याद रखेंगे मोरबिली वायरस के कारण से होता है। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कहता है असम में पारंपरिक घरों को रिजल्ट पर क्यों बताया जाता है। ठीक है, असम में पारंपरिक घरों को रिजल्ट पर क्यों बताया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो समझेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा साथियों क्या, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, बाढ़ और वन्य जीवों को खतरा के कारण क्या होता है साथियों, तो यह बताया जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे साथियों, तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर बात की जाए थोड़ा सा आप यहाँ पे हम छोड़ दिए थे 59 प्रश्न, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे क्या, तो किण्वन के कारण। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा साथियों, किण्वन के कारण होता है। याद रखेंगे इथेनॉल का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए, फॉर्मूला पूछा जाए, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे कि इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका C2H6O। ठीक है, इससे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहाँ कह रहा है कि एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का क्या नाम है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, तो बी, केरोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था, तो याद रखेंगे आपका केरोटीन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूदा जो संरचनात्मक प्रोटीन होता है इसका नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे आपका केरोटीन होता है। ठीक है,
बात की जाए अगर आगे तो यह भी याद रखेंगे कि मेलानिन के कारण त्वचा का रंग भी निर्धारित होता है, यह भी याद रखेंगे। और कवक को कोशिका भित्ति काइलिट पर बनाया जाता है, यह आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्नों की तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर साथियों बिल मांद में रहता है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खरगोश। ठीक है, खरगोश कहाँ रहता है तो बिल या फिर मांद कह ले आप, एक ही है साथियों, तो बिल में रहता है। ठीक है, कौन रहता है खरगोश। वैसे तो चूहे भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है तो कछुआ बिल्कुल नहीं रहता है, मगरमच्छ तो रहता नहीं है, और ऑक्टोपस जो है यह भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे राइट आपका खरगोश हो जाएगा। चलिए अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्नों की तो ध्यान देंगे, कह रहा है हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। याद रखेंगे हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स जो है यह बैक्टीरिया है जो कि हमें खाना पचाने में मदद करता है। और यह भी आप लोग याद रखेंगे कि हमारे शरीर में सैकड़ों बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो बैक्टीरिया है साथियों हमारे शरीर में सैकड़ों बैक्टीरिया है, इसको भी आप सभी याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समीकरणीय असंतुलित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यह साथियों अभिक्रिया क्या है तो संतुलित नहीं है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में बाएं ओर अभिकारकों का कुल परमाणु दाएं और प्रतिफल के कुल परमाणु के बराबर होता है तब यह क्या होगा, संतुलित होता है। ठीक है, इसको भी आप सब याद रखिएगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की तो कहता है अंडे की जो जर्दी होती है जिसे पीले भाग कहते हैं अंदर में, वह कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। ठीक है, इसके याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या तो विटामिन B12 का क्या होता है तो इससे अधिक होता है, याद रखेगा। वो भी कितना तो 90%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेगा। अब समझ लेते हैं कि विटामिन B12 क्या होता है। तो साथियों विटामिन B12 जो है यह साइनोकोवालिस्म कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फिर से आप लोग लिख लीजिएगा कि साइनोकोवालिम कहा जाता है, याद रखेगा। अगर बात की जाए विटामिन B12 के बारे में तो साथियों याद रखेंगे कि इसे एनीमिया रोग भी होता है। इससे कौन सा रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था। चलिए आगे बात की जाए तो कहता है मछली के समूह को कहा जाता है, जो मछली का समूह होता है साथियों उसको क्या कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या तो याद रखेंगे मध्य मंडलम कहा जाता है। एक मिनट साथियों क्षमा चाहेंगे, क्या कहा जाता है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर स्कूल कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, स्कूल कहा जाता है, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यह नहीं जानते होंगे कि मछली के समूह को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे स्कूल कहा जाता है। ठीक है, मछली जो है यह मत्स्य वर्ग की जीव है, यह भी याद रखेगा। और मछली में हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि मछली में जो हृदय होता है साथियों यह कितने प्रकोष्ठ वाला होता है, तो 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, यह भी आप सबको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कहता है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका भी आपका क्या हो जाएगा तो इसका भी जो हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसका हो जाएगा आपका समताप मंडल। ठीक है, कहा जाएगा तो समताप मंडल हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए इसके बारे में तो याद रखेंगे पृथ्वी की वायुमंडल के समताप जो मंडल है यह ओजोन परत पर पाई जाती है। और याद रखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 गुण मिलकर ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं, यह भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे आपका बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। तो ध्यान दीजिएगा,
कहता है घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, तो यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा। अगर इसका बात की जाए ऑप्शन का साथियों, तो यह भी आपका हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति के नियम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि न्यूटन का जो गति है वो कितना ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगर बात की जाए आगे, तो ध्यान दीजिएगा आपका 69 क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसका राइट क्या हो जाएगा साथियों। अगर बात की जाए इस प्रश्न के, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका बात किया जाए आंसर की, तो याद रखेंगे साथियों, इबोला जो है यह बीमारी आपका क्या होता है, तो चमगादड़ के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इबोला बीमारी चमगादड़ के कारण होता है साथियों, याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में, तो इबोला जो है साथियों, इबोला नदी के नाम पर इबोला वायरस नाम रखा गया है, तो यह भी याद रखेंगे साथियों। आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के नाम पर वायरस का नाम है। ठीक है, इस प्रकार से पूछ देगा, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे देगा, तो याद रखिएगा इबोला जो है यह एक नदी का नाम है और इसी के नाम पर क्या है, तो वायरस का भी नाम रखा गया है। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 70 की ओर हम लोग पहुंच गए हैं। कहता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की जो कमी से होता है साथियों वो क्या होता है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा क्या, तो रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है, याद रखेंगे साथियों इसको। ठीक है, अगर विटामिन ए के बारे में अगर और भी आप लोग जानना चाहें, तो याद रखेंगे साथियों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछ दे तो याद रखेंगे क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो ये ध्यान देंगे, कहता है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है। ठीक है, कौन सा जानवर स्तनपायी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे साथियों क्या हो जाएगा, तो वेल जो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा, याद रखेंगे। स्तनपायी जो बच्चे को जन्म देती है और साथियों याद रखेंगे अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अगर आगे आप लोग इसके बारे में और भी जानना चाहें, तो यह भी याद रखेगा कि स्तनधारी के 3 उपवर्गों में विभाजन किया गया है। पहला वर्ग है आपका प्रोटोथीरिया साथियों, जो कि अंडे देते हैं। दूसरा है मेटाथीरिया, जो कि अपरिय बच्चों को जन्म देते हैं। और तीसरा है आपका यूथीरिया, जो कि पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी याद रखिएगा। चलिए अगर बात की जाए 72 प्रश्न की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है साथियों आपका कि, एक सेकेंड साथियों, प्रश्न नंबर 72 कह रहा है आपका कि जबड़ा डैश का भाग है। ठीक है, जबड़ा डैश का भाग है कह रहा है, तो याद रखिएगा जबड़ा जो है वह आपका खोपड़ी का भाग है। किसका भाग है, खोपड़ी का भाग है, याद रखिएगा। खोपड़ी का यह एक महत्वपूर्ण अंग है साथियों, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और मानव में जबड़ों के 2 हिस्से होते हैं साथियों। एक पहला जो हिस्सा होता है क्या होता है, एक दूसरे से चूल के द्वारा जुड़ा होता है। मानव कंकाल तंत्र के 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वह आपका अक्षीय कंकाल होता है और दूसरा जो भाग होता है यह आपका उपायंग कंकाल कहलाता है। ठीक है, खोपड़ी जो है स्कल, इसमें साथियों 29 अस्थियां होती है, यह भी आप सभी याद रखेगा। देखिए प्रयास हमारा यही है कि आपको एक प्रश्न के जगह पे उससे आने वाले समय में 2-3 प्रश्न आ जाए, यही हम प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास से आपको समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप सभी नोट डाउन करते चलिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही अच्छा आपका वन लाइनर नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स को बनाते चलिएगा ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो तो आपको फ़ायदा होगा। बात की जाए अगर आगे, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, में कह रहा है गेमिनिड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है।
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात की जाए इस प्रश्न की तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखेगा आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए साथियों यहाँ पे गैमीनिड की बात की जाए तो गैमीनिड जो है यह अब हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, याद रखिएगा इसके बारे में। वह बृहस्पति है, यह भी याद रखिएगा। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन है यह भी आपसे पूछ देगा, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा साथियों कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह जो है यह आपको क्या है, तो आयो है, यूरोपा है और आपका आलम थिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी याद रखेंगे। बृहस्पति ग्रह जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है, यह भी आप लोग याद रखेगा, आपको क्रम में दे दिया जा सकता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन थी, तो कहता है कौन सी मांसपेशियां कनपट्टी की हड्डी को सब जबड़े में जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको बायोलॉजी किस लेवल का पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे मेसेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेसेटर मांसपेशियां कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, और साथियों यह भी याद रखिएगा कि कर्ण की हड्डियों की कुल जो संख्या होती है वह कितना होती है, तो 6 होती है। आपसे यह भी पूछ देगा तो याद रखेंगे 6 होती है। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कहता है उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मानव व्यक्त किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका अगर बात की जाए तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन ए, किलो जूल जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए अगर अलग अलग और भी भौतिक राशि के साथियों एसआई मात्रा के बारे में, तो एक बार आप लोग उसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बात की जाए त्वरण की एसआई मात्रा की, तो साथियों याद रखेंगे आप क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए आपसे पूछ दिया जाए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा साथियों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और कार्य या फिर ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका जूल होता है। ठीक है, प्रकाश तरंग धैर्य का एसआई मात्रक साथियों एंगस्ट्रॉम होता है और आपका आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। तो ये सभी जो एसआई मात्रक है आप लोग याद रखिएगा, आपसे साथियों यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि यहाँ पे एक प्रश्न आपको पूछा गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कौन सी ग्रंथि अन्य अतः स्रावित ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका बहुत ही वह बेहतर ग्रंथि है, बहुत ही बड़ा ग्रंथि है, वह आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह ग्रंथि है साथियों। हमारे जो शरीर का जो हार्मोन्स की बात की जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात की जाए तो याद रखिएगा साथियों यह पीयूष ग्रंथि जो है यह कपाल की कहाँ है, तो सफेनाइड हड्डी में एक क्या होती है, गड्ढे में स्थित होती है। ठीक हो, इसको सेल टार्सिका भी कहते हैं, तो यह भी आप लोग याद रखेगा। अगर इसका आपसे वजन पूछ ले तो याद रखेगा लगभग आपका 0.6 ग्राम इसका क्या होता है, वजन होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आगे जो आपका प्रश्न है यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होने दीजिएगा साथियों। आपको यहाँ पे धुंधला दिख रहा होगा, तो चलिए क्लियर हो गया है। आपका 77 प्रश्न कह रहा है कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को किसके संदर्भ में व्यय किया जाता है। इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो याद रखेंगे प्रकाशीय सघनता के कारण क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में अगर आप सभी जानना चाहें तो याद रखेंगे साथियों कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम से क्षमता को इसके प्रकाशित सघनता में व्यक्त किया जाता है और किसी माध्यम की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश की किरण की दिशा बदल देता है उसे अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे चीज़ों को समझेंगे, सब कुछ आप लोग नोट डाउन करेंगे, आपका सुपर टेट आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बात की जाए कहता है प्लास्टिक में
निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, एथिलिक जो हो जाएगा साथियों, एथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो एथिलीन हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए साथियों कि एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो यह भी आप लोग लिख लीजिएगा कि एथिलीन का जो साथियों फॉर्मूला होगा वह आपका C2H4N हो जाएगा। ठीक है, तो यह फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात की जाए 79 प्रश्नों की, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको साथियों ऑप्शन नंबर बी, मेटाजोआ। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेटाजोआ हो जाएगा साथियों। मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और मेटाजोआ साथियों बहुकोष्ठीय जानवरों का एक समूह है, यह भी याद रखेंगे। मेटाजोआ अत्यंत सूक्ष्म स्वतंत्र जीवी सहजीवी परजीवी होते हैं और यह याद रखेंगे आप सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर आगे, तो याद रखेंगे प्रश्न नंबर आपसे 18 जो है यह आपसे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है पूछ रहा है। इसका राइट आंसर अगर आप जानना चाहें तो याद रखेंगे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो लाइकेन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, लाइकेन क्या हो जाएगा साथियों, तो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। यह कवक तथा शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। और साथियों यह भी याद रखेंगे कि आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो सहजीवी प्रोटोजुआ द्वारा स्रावित होती है। और यह साथियों नदियों तालाब में पाए जाने वाला जलीय हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे, वहाँ पे आपको यह पाया जाएगा। बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे, कहता है सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरिकल्चर शब्द जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे रेशम की खेती से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से संबंधित है, याद रखिएगा। रेशम प्रोटीन का बना होता है, यह भी याद रखेंगे। रेशम के कीड़े को साथियों क्या कहते हैं, तो शहतूत की पत्ते पर पाला जाता है, इसको याद रखेंगे। और रेशम की स्कीट को प्यूजा अवस्था में स्वयं से ऊपर धागे को लपेटने से निर्मित का क्या कहते हैं, तो कोकून है, जो कोकून प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को आप सब याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार से प्रदूषण के कारण होता है? श्वसन तंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका प्रदूषण की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला अगर रैंक आए तो वह वायु प्रदूषण ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है, श्वसन तंत्र से संबंधित जो प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण होता है, याद रखेंगे, बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद कह रहा है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर से निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका हो जाएगा साथियों द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। और खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिक समुदाय में शिकार करने क्रम अनुसार जीवों की व्यवस्था करता है। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोबल गैस कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा आपका आर्गन जो है यह क्या है, तो नोबल गैस है। ठीक है, आर्गन आपका नोबल गैस है साथियों, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद और अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप सभी लोग छुई मुई पौधे से परिचित होंगे। अक्सर बच्चे लोग यह पेड़ को छूते हैं, यह चेक करने के लिए मुरझा रहा है कि नहीं मुरझा रहा है, इसलिए बार बार इसको छूते हैं और छोड़ते हैं, छूते हैं छोड़ते हैं। इस प्रकार से बचपन में सभी लोग करते हैं, हम लोग भी करते थे। तो ये छुई मुई जो है इसको वैज्ञानिक नाम क्या है, यह पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखिएगा साथियों छुई मुई का वैज्ञानिक नाम आपका
मिमोसा पुडिका हो जाएगा। ठीक है, मिमोसा पुडिका जो है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए इंपॉर्टेंट कुछ और भी हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ट्रिटिक एशियाविटिक कहा जाता है इसको। चावल को आयरजर्जा सटिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह सब चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाली औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन बी। साथियों क्या हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यहाँ कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल है यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमा तय करने वाली औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जो कि क्योटो प्रोटोकॉल कब जो था, यह क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में वर्ष 1900 कब हुआ था, तो 97 में हुआ था। ठीक है, इसको भी आप सभी याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में साथियों रियो+5 सम्मेलन भी कहा जाता है इसको, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह संधि 2005 से लागू हुआ था, इस चीज को आप सब याद रखेंगे। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है निम्नलिखित में से क्या आपका जैव निमीकरणीय पदार्थ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे जो पौधे हैं यह आपका जैव नवीकरणीय पदार्थ है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए साथियों जैव नवीकरणीय के बारे में तो यह प्रदूषण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विखंडित हो जाता है और जिसमें घरेलू कचरा, मल मूत्र, ये सभी जो सीवेज आदि जो है ये सभी अपशिष्ट पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है कि पंछियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सी प्रजाति पंछियों में लुप्त हो रही है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ग्रेट इंडियन वस्ट टर्ड जो है यह क्या हो रहा है, तो यह विलुप्त की कगार पे है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात की जाए इसके बारे में तो ध्यान दीजिएगा साथियों केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2016 से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ मिलकर ग्रेट इंडियन वस्टर्ड का एक कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और याद रखेंगे साथियों यहाँ पे कि भारत में वेस्टर्न पक्षी की तेजी से कमी होने की संख्या से यह देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इसकी 3 प्रजातियां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकल और आपका तीसरा जो है प्रजाति वह है लेसर फ्लोरिकन, इन तीनों को वर्ष 2012 में साथियों फरवरी में आपको क्या किया गया था, तो रिकवरी कार्यक्रम के तैयार किए गए थे, यह भी याद रखिएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रकार से यह केंद्र सरकार द्वारा एक योजना भी है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपका 89 जो कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे कह रहा है बेरी नामक रोग साथियों निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका याद रखिएगा जो बेरी साथियों यह बीमारी है यह आपका हो जाएगा किस कारण से, तो विटामिन B1 के कारण से होता है। विटामिन B1 जो है साथियों इस कारण से बेरी रोग हो जाते हैं, याद रखिएगा। यह साथियों अगर बात की जाए यह रोग 2 प्रकार का होता है, एक गीला बेरी, एक सूखा बेरी, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। गीला बेरी हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है, जबकि सूखा बेरी नसों को नुकसान पहुंचाता है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी आती है इस कारण से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात की जाए नेक्स्ट की तो कहता है हिमालय में एप्पल का औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें। इसको याद रखिएगा, इसको किस समूह में रखेंगे तो इसका समूह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो स्थानिक।
क्या हो जाएगा, स्थानिक हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके बारे में अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो कि उच्च क्षेत्र में पाया जाता है और इसे कहाँ रखा जाता है, तो स्थानीय समूह में रखते हैं। संचरण परिस्थिति वित्तीय और हमारे जीव समर्थन प्रणाली जैसे जल, वायु और मिट्टी को संरक्षित करता है। यह प्रजाति और प्रजनन के बेहतर विकास के लिए पौधे को जानवर की आनुवांशिक विविधता को भी संरक्षित करता है। इसको भी आप सभी याद रखिएगा। प्रयास हमारा यही है कि क्लियर दम आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग बताते चलिए और अपना कोशिश कीजिएगा कि यह प्रैक्टिस सेट है तो इसमें आप लोग भी अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर को सही करिए। कमेंट में हम लोगों को बताइएगा हमको कि आपका कितना इसमें आंसर सही हो पाया है। ठीक है, तो हमें जानकर खुशी मिलेगा कि आप लोग भी अच्छे ढंग से अपना तैयारी को कर रहे हैं। अगर बात की जाए आपसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को क्या कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं साथियों सेमोइड। क्या कहते हैं, सेमोइड कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशियाई टुंड्रा के निवासी को सेमोइड कहते हैं साथियों। विश्व में मुख्यतः यह 4 प्रजाति के मानव पाए जाते हैं। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। कौन कौन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहला हो जाएगा आपका गिरनॉइड, फिर आपका हो जाएगा मेगोलॉइड, फिर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलॉइड और जो आपका चौथा हो जाएगा साथियों वो आपका हो जाएगा काकेसियाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था आपके लिए। नेक्स्ट अगर ध्यान दीजिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है डोल्ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोल्ड्रम जो है वह निम्न में से किस अक्षांश रेखाओं के बीच है। आप सबको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा उम्मीद करते हैं कि पता होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न आपका पूछ रहा है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो आपका हो जाएगा साथियों 5 डिग्री उत्तरी से लेकर साथियों कहाँ है, तो 5 डिग्री उत्तरी से लेकर आपका 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह जो डोल्ड्रम है यह स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोल्ड्रम एक क्या है साथियों, तो यह भी याद रखेंगे कि डोल्ड्रम जो है यह क्या है आपका, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि डोल्ड्रम साथियों क्या है, तो यह शांत पेटी क्षेत्र में वायुदाब निम्न होता है क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य के जो किरण होती है वो सीधी पड़ती है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और दोनों जो गोलार्ध होती है उसमें 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर उच्च वायुदाब पेटी होती है। इस क्षेत्र के लिए यह अवश्य अक्षांश कहते जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे तो याद रखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे अगर चर्चा करें तो यह भी याद रखिएगा आप इसको कि पूरे पृथ्वी की कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, 7 वायुदाब पेटियां में विभाजित किया गया है। ठीक है, हम जब आपको क्लियर करके पूरा ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको सब कुछ एक एक करके क्लियर कर देंगे। चलिए अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देख सकते हैं यह आपका स्टैटिक्स जीके का प्रश्न एक प्रकार से माना जा सकता है। इसका अगर राइट आंसर आप जानना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। याद रखिएगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमल्ली जो है यह गांव कहाँ है, तो तेलंगाना में स्थित है। याद रखिएगा, पोचमल्ली गांव तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। यह भी आप लोग याद रखिएगा, किस जिले में, नलगोंडा जिले में। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन कराते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे साथियों इसका हो जाएगा आपका संबंधित क्षेत्र के समस्त मतदाता। ठीक है, जैसे पंचायत समिति कहाँ होता है, गांव में होता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र के उस गांव के जितना मतदाता है वो सभी क्या कराते हैं, चुनाव कराते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए बात की जाए अगर इसके बारे में पंचायत समिति चुनाव के बारे में, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 243 बी के अंतर्गत साथियों क्या होता है, पंचायतों के 3 स्तरों का प्रावधान किया गया है। ठीक है,
किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होती है तो वहाँ पंचायत के 3 स्तर का कार्य किया जाता है, यह आप लोग याद रखेंगे। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो याद रखिएगा वहाँ पे पंचायती व्यवस्था नहीं लागू होगा। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आपके लिए क्लियर होगा। चलिए बात करें आगे, तो कहता है निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, संबंध किसका है याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे आपका ऑप्शन बी, राजमन्नार समिति रिपोर्ट जो है यह किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में तो याद रखेंगे साथियों कि राजमन्नार समिति रिपोर्ट जो है इसका संबंध केंद्र राज्य से है, जो कि 1969 में आया था। ठीक है, लिख लीजिएगा 1969 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने हेतु डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में, यह क्या है, यह व्यक्ति का नाम है। ठीक है, यह व्यक्ति का नाम है, इनकी अध्यक्षता में साथियों क्या आया था, यह रिपोर्ट आया था, यह समिति बनी थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। कल्याणकारी राज्य जो है यह क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदारवाद और समाजवाद। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, उदारवाद और समाजवाद हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि राज्य प्रशासन जो लोक के कल्याण पर आधारित हो उसे लोक कल्याणकारी या फिर कल्याणकारी राज्य कहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है व्यक्तिवाद और समाजवाद के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थन ब्रिटेन के वेबरिज रिपोर्ट ने किया था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे कहता है संख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। संख्य दर्शन जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपिल के द्वारा। किसके द्वारा, कपिल के द्वारा किया गया है, इसको याद रखेगा। कपिल कौन थे, तो कपिल मुनि इनका पूरा नाम याद रखेगा आप सभी, तो आपको पूरी तरह से याद रखना होगा। ठीक है, बात की जाए अगर इसके बारे में तो संख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, याद रखिएगा। जो भी विद्यार्थी दर्शन शास्त्र के ग्रेजुएशन में दर्शन शास्त्र का अगर ऑनर्स लिए होंगे उनके लिए बहुत ही यह इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूप्यक। क्या कहलाते थे, रूप्यक कहलाते थे। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के जो सिक्के थे यह आपका रूप्यक कहलाता था, याद रखेगा। ठीक है, और यह भी याद रखेगा कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में मुद्रा और व्यापार वाणिज्य में क्या हुआ था, तो बहुत ही ह्रास हुआ था, घाटा हुआ था, परंतु कृषि अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ही प्रसार हुआ था, यह भी आप लोग याद रखेगा। अगर बात की जाए इसके बारे में कुछ और भी तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे कि गुप्त शासक द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। यह भी आपसे पूछा जाएगा कि दिनार किसे कहा जाता था या किसके शासनकाल में यह मुद्रा प्रचलन में आया था, तो याद रखिएगा। अगर बात की जाए गुप्त काल में सिक्कों के परिचलचक के तो याद रखेंगे दूरदर्शन कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, सिक्कों को तो दूरदर्शन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लिख लीजिएगा कहीं पे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिएगा क्या कहते थे, तो दूरदर्शन कहते थे। ठीक है, थोड़ा सा मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा है तो आप लोग चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यह मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में तो यह मराठा युद्ध से सम्मिलित नहीं है और भारतीय इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध आपका साथियों युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था 1775 के समय में। ठीक है, 1775 में। ठीक है, अगर बात की जाए दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 ईस्वी में हुआ था। तीसरा मराठा युद्ध आपका हुआ था 1817 में साथियों, जो कि इस समय लॉर्ड हेस्टिंग थे, और आपका यह सभी चीज़ याद रखना होगा। चलिए बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को
निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कोट से उनके सही काल अनुक्रमण में चयन कीजिए। पूछ रहा है आपसे यह प्रश्न। पहला है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और आपका क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकंड साथियों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर होने दीजिएगा, तब आपको दिख पाएगा। भगत सिंह की फांसी और आपका गांधी इरविन समझौता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, भगत सिंह की फांसी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं की सही काल अनुक्रमण जो समझौता कहा जा रहा है समझाने के लिए, इसमें आपका सी नंबर जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, सी नंबर यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था तो याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर भगत सिंह का फांसी हुआ था। कब हुआ था तो याद रखिएगा, भगत सिंह का फांसी कब हुआ था तो 23 मार्च 1931 को हुआ था। फिर आपका तीसरा नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, 29 मार्च 1931 को हुआ था। और उसके बाद आपका हुआ था सबसे पहला जो रैंक है वह हुआ था आपका कौन सा तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, 1913 ईस्वी में क्या हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बात की जाए साथियों आगे इसके बारे में, तो याद रखेंगे आप सभी कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, यह भी आप लोग याद रखेगा। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। पूरे एशिया में अगर बात की जाए तो सबसे पहला रविंद्रनाथ टैगोर का आता है। ठीक है, तो ये सभी जो फैक्ट हैं आप लोग याद रखिएगा। कहता है यदि मांग की आय लोच से अधिक हो तो उसका सही क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, हो जाएगा कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे इसको, थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे हम, तो याद रखेंगे। कहता है यदि मांग की आय लोच हो तो साथियों अधिक हो तो कर की जो दर है उसको बढ़ा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि याद रखेंगे मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मांग में लोप कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कहता है बाणसागर परियोजना स्थित है। बाणसागर जो परियोजना है यह कहाँ पे स्थित है तो याद रखिएगा, इसका जो आपका राइट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा कहाँ पे तो याद रखेंगे, बाणसागर की बात की जा रही है तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन बी पे 100% टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, सॉरी साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा दीजिएगा। बाणसागर आपका सोन नदी पे स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि बाणसागर जो है यह बहुउद्देशीय परियोजना है। अब बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है तो साथियों वह परियोजना जिस परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब जैसे मानकर चलिए फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे गंडक परियोजना है। ठीक है, क्या है, गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना अगर मान के चले किसी गांव में किसी क्षेत्र में सिर्फ एक चीज़ के लिए वह परियोजना को लागू किया गया हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना नहीं कहेंगे। वही गंडक परियोजना अगर उस क्षेत्र में, उस राज्य में, उस गांव में एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं बल्कि अनेकों उद्देश्य की पूर्ति, जैसे बाढ़ से बचाव, कृषि का, सिंचाई के लिए पानी की पूर्ति, बिजली की पूर्ति, ये सभी करता है तो उसको हम क्या कहेंगे तो बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। ठीक है, तो यह आपको हम क्लियर कर दिए हैं। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्ववर्तीय अफवाह का। ठीक है, याद रखिएगा हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्तीय अफवाह का उदाहरण है, याद रखिएगा। और वह बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो यह भी याद रखेंगे कि वह नदी जो उचित भू क्षेत्र में काट कर बहती है
अपने मार्ग से यथावत बनाए रखती है उसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। जैसे में आपका यह भी आ सकते हैं एग्जाम्पल में, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां जो है यह क्या है, तो याद रखेंगे यह पूर्ववर्तीय नदियां हैं। कहाँ कौन सी नदियां हैं, तो भारत जो इस प्रकार से है साथियों, तो ये किस प्रकार से है, तो याद रखिएगा ये पूर्ववर्तीय नदियां हैं, या इस प्रकार से यह नदी जाती है, इस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो मुंबई। ठीक है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई महानगर में सर्वाधिक जनसंख्या का दर्ज किया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसको राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोरबा जो है यह मध्य प्रदेश में क्या है, नहीं है। इसको याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो फटाफट आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है यह आपका चिनाब नदी से, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सलाल प्रोजेक्ट जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश चिनाब नदी से स्थित है, याद रखेगा। और यह भी याद रखेगा कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश ना है। चलिए बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा आप सभी 108 नंबर प्रश्नों की। तो यहाँ कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में हुआ था साथियों, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था, तो यह भी आपको याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना पहले बता दें कि 30 दिसंबर 1906 का हुआ था। ठीक है, ढाका में हुआ था साथियों, यह बात आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा हुआ था, तो नवाब सलीमुल्तुल्ला, इसका नाम याद रखिएगा, सलीमुल्तुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। अगर बात की जाए आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है। भारत एवं भूटान के बीच साथियों याद रखिएगा कौन सी सेना हो जाएगा, तो याद रखेंगे सशस्त्र सीमा बल, SSB जो है यह आपका तैनात रहता है, इसको याद रखिएगा। कहता है यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्रणाली है, प्राणी है, यह किसने कहा है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों अरस्तु ने कहा है। ठीक है, अरस्तु ने कहा है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। अगर बात की जाए अरस्तु के बारे में तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अरस्तु जो है ये यूनान के एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र का जनक भी माना जाता है। अरस्तु सिकंदर का गुरु थे, यह भी याद रखेंगे। जो सिकंदर भारत पे आक्रमण करने से थोड़ा सा बच गया था, जो सिकंदर कहता था कि हम पूरे दुनिया को जीतना चाहते हैं, उसके ही यह क्या थे, तो यह गुरु थे, इसको याद रखिएगा। चलिए बात की जाए आगे तो कहता है कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो आपका राजराजा प्रथम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजराजा प्रथम हो जाएगा, जो कि साथियों उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। ध्यान दीजिएगा दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण कराया था, कौन था, याद रखेंगे। नहर का जो निर्माण कराया था उसको याद रखिएगा आप सभी, कौन था, तो गियासुद्दीन तुगलक था। इसके शासनकाल में साथियों बहुत सारा नहरों का निर्माण हुआ था, इसको आप सभी याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा अगर नहरों की संख्या इसकी बात की जाए तो 5 नहर का निर्माण करवाया था इसने, याद रखिएगा। गयासुद्दीन सल्तनत काल का वह सुल्तान है जिसे सर्वाधिक 29 बार मंगोलों का सामना सुल्तान बनने से पूर्व किया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ पे कहता है चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है। चाणक्य को साथियों और कौन कौन नाम से जाना जाता है, तो कौटिल्य के नाम से जाना जाता है चाणक्य को, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए चाणक्य के और भी नाम को साथियों, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री एवं राजनीतिक गुरु थे, याद रखेंगे साथियों। चाणक्य ने राजनीति शास्त्र की पुस्तक अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक भी लिखी है जो कि महान ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, इसको भी आप सब याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वह आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, याद रखेंगे, जिसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन
पटना में 1934 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी। तो दोनों में आप गलती मत कीजिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में और बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को आप गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय को क्या किया गया था, तो याद रखेंगे नायब दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दीवान मोहम्मद राजा को क्या किया था, तो नवाब बनाया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कब, तो 12 अगस्त 1965 को क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच क्या हुआ था साथियों, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसी समय यह इसको नायब बनाया गया था। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्नों की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी। कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका जो काम है संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए नामावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधीनन निर्देश एवं नियंत्रण करना, संसद तथा राज्य विधानमंडल में निर्वाचन संबंधित संदेह विवादों का निर्णय एवं निर्वाचन अधिकार की नियुक्ति करना, और आपका संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों और अनर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देना, यह सभी जो कार्य है ये आपका निर्वाचन आयोग का होता है। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो कह रहा है साथियों आपका जो मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था, मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था यह कहा जा रहा है। बहुत ही आपको पता होना चाहिए कि जो मोनालिसा का यह साथियों पेंटिंग था, यह बहुत ही फेमस पेंटिंग था और सबसे ज़्यादा महंगा बिकने वाला यह पेंटिंग था। ठीक है साथियों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो लकड़ी पर पेंट किया गया था। ठीक है, किस पे किया गया था, लकड़ी पे किया गया था, याद रखेगा। मोनालिसा लियोनार्डो दा विश्व का सबसे प्रसिद्ध चित्र था, याद रखेगा, और यह विचरंग श्री का चित्र था जो कि अत्यंत हल्की नुकसान के लिए क्या थी, प्रसिद्ध थी। यह तस्वीर आपको 1503 से साथियों 1514 के बीच बनाई गई थी। ठीक है, 1503 से 1514 के बीच। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए, तो कहता है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा जानना चाहें आप सब, याद रखेंगे अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम बैठक लखनऊ में हुआ था, और इस किसान सभा में साथियों A.G. रंगा को महासचिव भी बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है साथियों 119 नंबर। क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन साथियों क्या, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, याद रखिएगा। किस जनगणना के अनुसार है, तो यह भी याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार 31 पॉइंट साथियों 16% इसका क्या है, याद रखिएगा। बात कीजिए आगे, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा कौन सा, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा साथियों आपका अभियोग लगाने वाले सदस्य के समस्त संख्या में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, यह आपका इम्पोर्टेंट है। अन्यथा साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, याद रखेगा। और यह भी याद रखेगा कि ऐसे परिस्थिति में कभी सरकार गिरने की भी संभावनाएं रहती है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। चलिए बात की जाए आगे, तो कहता है इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह इब्न तूता जो है यह साथियों यात्री था जी, किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका, वह है आपका कि 1930 के में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम से स्वाधीनता
उद्घोषणा जारी की थी? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो याद रखिएगा सूर्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 1930 में साथियों सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम से स्वाधीनता की घोषणा की थी और बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA क्या 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 था स्थापना किया था, गठन किया था। चलिए आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने यह प्रश्न है साथियों। पूरा BPSC के सुपर टेट पे आधारित यह क्वेश्चन है आपको, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट में जरूर से आप सभी जुड़िएगा। कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपरदजनक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा हो जाएगा आपका 200। ठीक है साथियों, ठीक है, क्या हो जाएगा? तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश की अपरदजनक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बात की जाए नेक्स्ट, तो कहता है पंचायती राज की स्थापना किस दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश के प्रयास पर किए गए थे? इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, किस समिति की सिफारिश पर की गई थी पंचायती राज की स्थापना? तो याद रखिएगा आपका साथियों क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 1997 में साथियों पंचायती राज या फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और यही बलवंत राय मेहता का यह समिति के क्या थे? तो अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इनके सिफारिश पर यह पंचायती राज्य को माना गया था। पंचायती राज्य संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर पर कौन है? पंचायती राज्य के सबसे निचले स्तर में अगर बात की जाए तो याद रखिएगा कौन है? ग्राम सभा है या फिर पंचायत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक डैश कौन थे? ठीक है, डैश थे कह रहा है, तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी के संस्थापक थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थापना आपका 1905 ईस्वी में की गई थी, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है फूलों की घाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा। कहता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल की गई है और अपनी स्थानिक पल्याण फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों? उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत में यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे तो यह भी ध्यान दीजिएगा साथियों आप, कहता है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, कहता है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपका हो जाएगा साथियों यह संथानम समिति। कौन सा समिति? तो संथानम समिति की सिफारिश पे की गई थी। कब की गई थी? तो 1964 के साथियों समय में की गई थी। भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण का यह क्या था? सर्वे करने के लिए यह संस्था बनाया गया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के विभागों में अधिकारियों की जो भ्रष्टाचार करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए या फिर सर्वे करने के लिए किस समिति का या फिर किस आयोग का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा संस्थानम समिति का। चलिए बात की जाए आगे, कहता है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों 1914 में हुआ था और 1918 तक यह विश्व युद्ध प्रथम चला था। ठीक है, अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चला था साथियों, 1939 में चला था और साथियों 1945 में यह समाप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेगा। कहता है बिहार राज्य में अच्छे ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा कौन सा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार अच्छे ऊर्जा विकास एजेंसी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और भी आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है
ध्यान दीजिएगा, कह रहा है साथियों यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या फिर बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे क्या करते हैं, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति दूसरी बार क्या करेंगे, तो स्वीकृति देनी पड़ेगी। उनको क्या करना पड़ेगा, स्वीकृति देना पड़ेगा। वह बाध्य होंगे कि अगर लोकसभा के द्वारा उनको किसी भी विधेयक, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास अगर भेजा जाता है तो पहली बार वह क्या कर सकते हैं, पहली बार वह सिग्नेचर नहीं करेंगे, पहली बार वो सहमति नहीं दे सकते, उनके पास अधिकार है। लेकिन अगर दूसरी बार फिर से उसे संशोधन किए बिना सेम टू सेम विधेयक भेज दिया जाए तो राष्ट्रपति क्या होंगे, वह न चाहते हुए भी उनको हस्ताक्षर करना पड़ेगा, सहमति देना पड़ेगा। ठीक है, आसान शब्दों में हम प्रयास किए हैं समझाने का। कहता है चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद याद रखिएगा साथियों, आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ, तो इलाहाबाद में शहीद हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे साथियों यह बात आप लोग कि चंद्रशेखर आज़ाद ने शपथ लिया था कि मुझे अंग्रेज कभी जिंदा नहीं क्या कर सकता, कभी जिंदा नहीं पकड़ सकता है। यह किन्होंने कहा था, तो याद रखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद ने। उन्होंने कहा था साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा था कि अंग्रेज के जेल मेरे लिए नहीं बने हैं, और यह बात सही था। जब वह पकड़ाने लगे थे साथियों तो वह मरते मरते दम तक, शहीद होते दम तक कई सिपाहियों को कई सिपाहियों को पराजित कर दिए थे, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, हम बहुत ही डिटेल में आपको सिलेबस पढ़ाएंगे, जल्द ही हम आपका कंटेंट बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से नोट्स बना रहे हैं। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा राज्य जिला अग्रणीय है। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों कौन सा, तो पूर्णिया जो जिला है यह सबसे अग्रणीय है। ठीक है, सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने और विश्व का प्रथम स्थान यह रखता है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट अगर, तो कहता है याद रखेंगे यहाँ कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो बिहार में याद रखिएगा साथियों कितने होता है, तो लगभग आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 60% क्षेत्रों पर क्या होता है, तो कृषि कार्य होता है। याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह भी आपसे पूछा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे यह भी याद रखिएगा साथियों कि आपका बिहार में 79.46% जो है, या सॉरी प्रतिशत नहीं, लाख हेक्टेयर जो है यह भूमि कृषि योग्य है। और यह भी याद रखिएगा कि 52.42 लाख हेक्टेयर जो है यह कुल भूभाग का साथियों 56% है। याद रखिएगा, बिहार न केवल एक कृषि प्रधान राज्य है बल्कि कृषि ही राज्य है। अधिकांश जनमानस यहाँ जीवन शैली जो है ये कृषि पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो नेक्स्ट अगर प्रश्न है वो कहता है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था, वह कहाँ था, तो याद रखेंगे आपका सिंधरी में। कहाँ था, सिंधरी जो है यह कहाँ पे साथियों, तो भारत का सर्वप्रथम उर्वरक प्लांट सिंधरी में स्थापित किया गया था। सिंधरी उर्वरक प्लांट की स्थापना 1951 में की गई थी, याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर देश है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, आगे जो कह रहा है आपका वह है आपका केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है। केसर का जो मुख्य उत्पादन राज्य है वह आपका कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेगा। चलिए आगे अगर जानना चाहें तो आगे आपका प्रश्न कहता है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसको याद रखिएगा, गंगा की जो सहायक नदियां में उत्तर की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वह कौन है, तो सोन नदी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सोन नदी जो बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। यह प्रवाहित कहाँ से होती है, तो पटना मनेर के समीप गंगा में मिल जाती है, यह याद रखिएगा। चलिए बात की जाए अगर आगे तो कहता है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। राजधानी थी पूछ रहा है, तो याद रखेंगे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला का राजधानी था। ठीक है, सिराजुद्दौला का राजधानी था साथियों, याद रखिएगा यह मुंगेर।
अगर बात की जाए तो इसी के समय में साथियों क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। इसी जो यह सिराजुद्दौला आपका कलकत्ता मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर बदल कर मुंगेर को अपना राजधानी बनाते हैं। इसी कारण से अंग्रेजों के बीच क्या होता है और सिराजुद्दौला आपका अवध का नवाब और आपका साथियों दिल्ली के शासक, ये तीनों ने मिलकर संयुक्त सेना और आपका अंग्रेज सेना, यह तीनों में क्या होता है, तो अब क्या होता है साथियों, तो 22 अक्टूबर को क्या होता है, आपका बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, जो कि एक निर्णायक युद्ध था और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना स्थापत्य, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था। याद रखिएगा, सबसे पहला सत्याग्रह जो था वह था आपका चंपारण में। आप सबको यह बात पता होगा कि चंपारण का जो सत्याग्रह था साथियों, यह सबसे पहला महात्मा गांधी का सत्याग्रह था और इसी समय के बाद से महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश होता है। चलिए बात की जाए आगे, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आपका हुआ था साथियों 1920 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को याद रखेगा कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था साथियों, इसको याद रखेगा। बात की जाए अगर आगे, तो यह भी ध्यान में रखेंगे कि 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों लिंडा याका रीनो को। ठीक है, किनको, लिंडा याका रीनो को क्या किया गया है, तो ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। कब, तो 12 मई 2023 को। किस राज्य को गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को गोंड पेंटिंग के GI टैग मिला है। याद रखेंगे, गोंड पेंटिंग जो है यह प्राकृतिक प्रतिनिधित्व करने वाली हस्त मुद्रित अनूठी कला शैली है, यह भी याद रखिएगा। बात की जाए आगे, तो ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट रियोटेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा हो जाएगा आपका क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा में। कहाँ पे, युगांडा में किया था। कब किया था, तो अप्रैल 2023 में। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर बात की जाए आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका यह कहता है कि मार्च 2013 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी लुक्सोर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली को याद रखेंगे। ये सभी जो है ये समसामयिक है, अर्थात करेंट अफेयर के रूप में है। ठीक है, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा साथियों क्या, तो आपका हो जाएगा साथियों रामचंद्र पौडेल। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर आगे, तो फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था। तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, उसके बाद आपका कहता है क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा बने हैं। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो याद रखेंगे इसका नाम बदलकर साथियों आपका क्या कर दिया गया है, तो इसका अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ऑप्शन सी अमृत उद्यान कर दिया गया है, याद रखिएगा। बात की जाए अगर साथियों 149 की, तो कहता है जनवरी 2023 में साथियों देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों किसको, तो याद रखिएगा अस्का को। किसको, अस्का को। अस्का कहाँ पे है, तो याद रखिएगा साथियों जो अस्का है इसको घोषित किया गया है और सदर बाजार पुलिस स्टेशन का 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का चयन किया गया था, यह भी याद रखिएगा। अंतिम जो प्रश्न है आपका GS का वह है साथियों भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला
कौन बन गया है कह रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोल्लम। कोल्लम जो है यह भारत का संविधान साक्षर जिला पहला बन गया। कोल्लम कहाँ है? केरल में है, इसको याद रखिएगा। कोल्लम जिला का पुराना नाम याद रखिएगा, यह भी आपसे पूछ देगा कि कोल्लम जिला का पुराना नाम क्या है, तो देसी गन्नाडु, ठीक है, इसका पूरा नाम है, पुराना, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का यह 150 जीएस का जो प्रश्न था समाप्त होता है। यहाँ पे आपका आंसर की दिया गया है साथियों, तो आप लोग यहाँ पे आंसर की को भी मिला लीजिएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा यह पीडीएफ टेलीग्राम पे, तो मिला लीजिएगा। चलिए अब मैथ रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैथ रीजनिंग की ओर थोड़ा सा आपको फटाफट यहाँ पे हम करवा देते हैं, ठीक है। बता दें साथियों कि मैथ और रीजनिंग का जो ये प्रश्न है, यह आपको घर बैठ के अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। हम फटाफट इसका आंसर बता देंगे, आप लोग सही करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद घर पे बैठकर आप लोग अच्छे ढंग से इसको लगाइएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न कह रहा है उसका में अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगर बात की जाए साथियों क्वेश्चन 3 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन साथियों डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात की जाए अगर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाए, एक सेकेंड साथियों, एक मिनट, प्रश्न नंबर 5 की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों क्या? तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाए 7वां नंबर प्रश्न का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों टी, ठीक है। उसके बाद अगर 8वां प्रश्न का बात किया जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों डी, ठीक है। और 10वां प्रश्न का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। फटाफट आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट में आप जितना भी सही किए हैं, फटाफट आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताते चलिए, ठीक है। 13 का अगर बात की जाए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। और 14 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 15 की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। और साथियों आगे अगर 16 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है साथियों। इस प्रकार से हम फटाफट आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, हम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि यह आपको बनाना पड़ेगा। मैथ का जो प्रश्न होता है, यह पढ़िए, अभ्यास का क्वेश्चन होता है। मैथ जो है यह अभ्यास का चीज़ है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। आप लोग को क्वेश्चन ये दे देंगे, प्रैक्टिस सेट ये दे देंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि इसको सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। बात की जाए अगर 17 नंबर प्रश्न की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए से। 18 नंबर की आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा सी। और अगर 19 नंबर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर 20 नंबर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 21 नंबर की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। और अगर 20 नंबर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। और साथियों 23 नंबर की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 24 नंबर की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसी प्रकार से आगे अगर बात की जाए तो 25 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर 26 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 27 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो यह सब आप लोग याद रखिएगा, यह मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। अगर 27 नंबर की बात की जाए तो इसका आपको बता दिए बी। 28 नंबर की बात की जाए तो इसका भी आपका बी। 29 की बात की जाए तो इसका ए आपका। 30 की बात की जाए तो इसका ए आपका। 31 की बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बी। और आपका साथियों बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आपका 33 का बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका साथियों 32 का आपका हो जाएगा। और 33 का अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका बी। अगर 34 का बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका साथियों कितना हो जाएगा, तो ए। और 35 की अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका 35 का बी, 35 का बी हो जाएगा। 36 का ए हो जाएगा।
37 की अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 की आपका डी हो जाएगा। और आपका 39 की अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 40 की अगर बात की जाए तो डी हो जाएगा। 41 की अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका बी। 42 की अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका ए। 43 की अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा आपका बी। 44 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 44 का आपका हो जाएगा सी। 45 का आपका हो जाएगा डी, ठीक है। तो इस प्रकार से फटाफट करते चलिएगा आप लोग। 46 अगर 46 की बात की जाए तो बी। 47 की बात की जाए तो आपका सी। 48 की बात की जाए तो आपका बी। 48 की बात की जाए तो आपका बी। 49 की बात की जाए तो बी। और 50 जो अंतिम प्रश्न है इसका बात आपका जो होता है यह आपका है बी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका 50 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से हम आपका शुरुआत किए थे, तो यह आपका होता है प्रश्न समाप्त। इसका हो जाएगा आपका बी, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बी इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होता है यह समाप्त। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रेगुलर आप लोग बने रहिएगा, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा जीएस क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है। जल्द ही आपका हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वह भी हम आपको लेकर आने वाले हैं। और बता दें साथियों कि आपके लिए हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध कराने वाले हैं। बस आप लोग यही कीजिए कि इस चैनल पे अधिक से अधिक परिवार को जोड़ें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर ढंग से और भी अच्छे ढंग से आपका क्लास करवा पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।